हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन्स। और आज हम बात करने वाले हैं दी गाइड, जो कि आर के नारायण ने लिखी है, उसकी लिटरेरी थ्योरी एप्लीकेशन के बारे में हम जानेंगे आज इस वीडियो में। दी गाइड में फॉर्मलिज्म, फेमिनिज्म और साइको एनालिटिकल क्रिटिज्म हम करने वाले हैं दी गाइड के ऊपर। दोस्तों, मैंने द गाइड के ऊपर, जो कि आर के नारायण ने लिखी है, उस पर वीडियो बनाई है, उस स्टोरी पर वीडियो बनाई है। आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो ना मिले तो आप प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। आज हम द गाइड को एनालाइज करेंगे थ्रू लेंसेज ऑफ फॉर्मलिज्म, फेमिनिज्म और साइको एनालिसिस। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं फॉर्मलिस्ट क्रिटिज्म की। मतलब कि हम इसमें देखेंगे, फोकस करेंगे फॉर्म ऑफ वर्क पे रादर देन कॉन्टेक्स्ट, जो कि अरेंजमेंट ऑफ लैंग्वेज होगी, स्ट्रक्चरल पर्पस होगा टेक्स्ट का। फॉर्मलिस्ट क्रिटिज्म फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चरल लैंग्वेज एंड टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ अ टेक्स्ट. Guides Narayan's skillful use of narrative structure, symbolism, and characterization can be explored. The novel employs a dual narrative structure, alternating between protagonist Raju's past and present, which reflect his psychological transformation. His internal conflict depicted through the shifting narrative highlights the tension between his material desire and spiritual aspiration. The setting of Malgori, an imaginary town that is central to many of Narayan's work, function almost as a character itself, shaping the events and life of the character. इसका मतलब है, इन लाइनों का मतलब है, फॉर्मलिस्ट क्रिटिज्म मेनली देखता है कि किस तरीके से एक टेक्स्ट का स्ट्रक्चर, लैंग्वेज और टेक्निक काम करती है। दी गाइड में आर के नारायण ने काफ़ी इंटरेस्टिंग नरेटिव स्ट्रक्चर यूज़ किया है। स्टोरी पास्ट और प्रेजेंट के बीच स्विच करती है, जो कि राजू के करेक्टर के अंदर जो इंटरनल स्ट्रगल चल रहा है उसे दिखाता है। और राजू का करेक्टर मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बीच में एक फेस है। मालगोड़ी की जो सेटिंग है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट स्टोरी को शेप करता है। नारायण की राइटिंग स्टाइल और सिंबोलिज्म, जैसे कि राजू की स्पिरिचुअल जर्नी, ये सब फॉर्मलिस्ट क्रिटिज्म के पर्सपेक्टिव से एनालाइज किया जा सकता है। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जाके द गाइड की वीडियो स्टोरी जानें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और इससे आपको भी हेल्प मिले अपना आंसर, अपनी चीज़ें क्लैरिफाई करने के लिए। अगर आप सिंपल रट्टा मारोगे तो शायद आपको दिक्कत आएगी बाद में। अगर आप एजुकेशनल पर्पस से पढ़ रहे हो, अगर आपको कोई एग्ज़ाम देना है, तो आपको स्टोरी जानना इम्पॉर्टेंट है। तभी आपको पता चल रहेंगे कि कैसे कैसे क्रिटिज़म हमने डिवाइड किए हैं, क्या स्टोरी है, स्टोरी के करेक्टर, प्लॉट, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होगी। अब बात करते हैं फेमिनिस्ट क्रिटिज्म की, जो कि एक क्रिटिकल थ्योरी है जो एग्जामिन करती है वर्ल्ड और क्रिटिक्स वाइडली एक्सेप्टेड आइडियाज़ को, जो रिलेट करते हैं जेंडर, सेक्स, रेस या क्लास से, जो कि डिफेंड करते हैं वुमेन्स राइटिंग को, फीमेल कैरेक्टर को मेल लिटरेरी एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए से, जिस इंटरप्रेट करती है लिटरेचर की फ़ीमेल पर्सपेक्टिव को, एनालाइज करती है वुमेन ऑथर्स को या वुमेन के करेक्टर को उस स्टोरी के अंदर, फोकस करती है पावर रिलेशन या पर्टिकुलरली अनइक्वल पावर रिलेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन। चलिए अब इसे दी गाइड के पर्सपेक्टिव से जानते हैं। Feminist criticism explored gender roles, representation, the power dynamics between men and women. In the guide, the character of Rosie Rukmani serves a special focal point for feminist analysis.
She is portrayed as a complex woman who struggles against societal expectations and constraints of marriage. Rosie is initially trapped in a traditional role as a wife to an oppressive husband, Marco, and her desires for freedom and self expressions are suppressed. Through her affair with Raju, she begins to reclaim her energy, especially through her career as a dancer. However, her relationship with Raju also demonstrates how women's independence is often co-opted or hindered by patriarchy expectations. The novel highlights both her empowerment and emotional burdens placed on her as a woman. मतलब कि फेमिनिस्ट क्रिटिज़म जेंडर रोल्स को और वुमेन की रिप्रेजेंटेशन पे फोकस करता है। दी गाइड में रोज़ी का करेक्टर फेमिनिस्ट एनालाइज के लिए परफेक्ट है। वो एक वुमेन है जो अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स और मैरिज के एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रही है। कुछ आशाएं होती हैं एक मैरिड वुमेन से सोसाइटी की, तो वो उन सब से स्ट्रगल कर रही है। पहले वो अपने ऑप्रेसिव हस्बैंड मार्को के साथ ट्रैप थी, फील करती थी, परेशान थी वो मार्को के साथ जो उसका पहले पति था। लेकिन जब राजू के साथ उसका अफेयर होता है तो वो अपनी इंडिपेंडेंस और करियर के तरफ मूव करती है, स्पेशली अपने डांस के थ्रू। पर जब राजू के साथ उसकी रिलेशनशिप देखी जाती है तो ये भी दिखाता है कि कैसे सोसाइटी का प्रेशर और पैट्रियार्कल सिस्टम वुमेन को अपनी फ्रीडम अचीव करने से रोकता है। तो वो एम्पावरमेंट के साथ साथ इमोशनल बर्डन भी फील करती है। दोस्तों, पैट्रियार्कल सिस्टम होता है एक सोशल सिस्टम जहाँ पर मेन की, आदमियों की जो मेजॉरिटी ऑफ पावर और अथॉरिटी ज़्यादा होती है। मतलब कि एक ऐसा बिलीफ, एक ऐसा मानना कि जो मेन है वो सोसाइटी के अंदर पावर को होल्ड कर रहे, ना कि वुमेन। लेकिन जब वो राजू के साथ थी तो भी वो इमोशनली परेशान थी, क्योंकि राजू को उसकी करियर की, उसकी फीलिंग्स की इतनी कदर नहीं थी। तो वो अपने करियर में तो आगे बढ़ी, वो जो उसको करियर में जाना था, डांसर बनना था, उसने वो किया। लेकिन वो इमोशनली अभी भी बर्डन से दबी हुई थी। दोस्तों, इसी वजह से रोज़ी का करेक्टर फेमिनिस्ट एनालिसिस के लिए परफेक्ट था। अब बात करते हैं साइको एनालिटिकल क्रिटिज्म की, जो कि एक लिटरेरी थ्योरी है जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज, स्पेशली सिगमंड फ्यूड के साइको एनालिसिस का यूज़ करके टेक्स्ट को समझाने की कोशिश करती है। इसका मेन फोकस ये होता है कि किस तरह से राइटर के अनकॉन्शियस थॉट्स, डिज़ायर और फियर उनके काम में रिफ्लेक्ट होते हैं। ये क्रिटिज़म ये भी दिखाती है कि किस तरह कैरेक्टर्स के एक्शंस और इमोशंस उनके अपने सबकॉन्शियस माइंड के इन्फ्लुएंस में होते हैं, और किस तरह लिटरेचर में सेक्सुअल डिज़ायर्स, मेमोरीज या चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को पोर्ट्रे किया जाता है। Psychoanalytical criticism examines the unconscious mind, desire, and conflict of characters. साइकोएनालिटिकल क्रिटिज्म करेक्टर के सबकॉन्शियस माइंड और उनके डिज़ायर्स को समझने की कोशिश करता है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी मेंटल स्टेट है जो हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस के नीचे होती है। मतलब जो चीज़ें हमें डायरेक्टली सोच नहीं पाते हैं या जो हमारे दिमाग में हिडन रहती है। कोई थॉट्स हो सकते हैं, मेमोरीज हो सकती है, डिज़ायर्स हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकती है जो हम नॉर्मली डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। Raju's character can be analyzed through the lens of Freud theory of the Oedipus complex and idea of repression. राजू का करेक्टर साइको एनालिसिस से काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फ्यूड की थ्योरी के हिसाब से राजू की माँ के साथ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप था और अपने फादर फिगर से अप्रूवल लेने की जो चाहत है वो उनके साइकी को अफेक्ट करता है, दिमाग को अफेक्ट करता है।
Raju's complex relationship with his mother and his desire for approval for paternal figures can be interpreted as an unconscious struggle for her identity and self worth. His transformation from a simple guide to be revered spiritual figure also reflect the tension between his ego and his deeper desires. राजू का अपने पास की मिस्टेक्स को फील करना और फिर स्पिरिचुअल फिगर बनने की कोशिश करना, ये सब उसके रिप्रेस्ड इमोशन और गिल्ट को शो करता है। एंड में जब वो फास्ट करने का डिसीजन लेता है तो वो अपने पुरानी ईगो और मिस्टेक्स के लिए अपनी रिडम्पशंस चाह रहा होता है। His guilt and eventual self-sacrifice can be read as an expression of repressed emotions, possibly stemming from his earlier self-centeredness and manipulation of those around him. This climax, where Raju chooses to fast to death, can be seen as an unconscious need for redemption and atonement for his past ट्रांसग्रेशंस। दोस्तों, दी गाइड को ये सब पर्सपेक्टिव्स से देखने पर हमें आर के नारायण के कैरेक्टर्स और उनके इंटरनल कन्फ्लिक्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आते हैं। स्टोरी बस एक स्पिरिचुअल जर्नी नहीं, बल्कि ह्यूमन नेचर, सोशल प्रेशर और पर्सनल ग्रोथ का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है। हमने जाना फॉर्मलिस्ट क्रिटिज्म से गाइड के अंदर एक ड्यूअल नरेटिव स्ट्रक्चर है। नॉवल ऑल्टरनेट करती है, लाई करती है बिटवीन टू टाइम फ्रेम्स, जहाँ पे एक तरफ राजू के पास जहाँ पे वो टूरिस्ट गाइड था उसको प्रेजेंट करती है, और दूसरी तरफ जब वो स्पिरिचुअल लीडर बन जाता है उस तरफ। जो दोनों टाइमलाइन के जो शिफ्ट हुआ है ये फॉर्मलिस्ट क्रिटिज्म में आता है। दूसरा, यहाँ पे आर के नारायण ने फ्रिक्वेंटली यूज़ किया है कुछ सिंबल्स का जो रिप्रेजेंट करते हैं डीपर ट्रुथ को, गहरे सच को। राजू की ज़िंदगी एक जर्नी की तरह दिखाई है जिसमें बहुत सारी सीरीज चल रही है। एक तरफ वो गाइड था, फिर लवर बना, फिर सेंट लाइक फिगर बन गया था वो। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मलिस्ट क्रिटिज्म थी। और वहीं पे जब रोज़ी रुक्मणी की बात की गई थी, उसके जेंडर डायनेमिक्स की बात की गई थी कि कैसे मार्को उसको ट्रीट करता था, कैसे राजू उसको ट्रीट करता था, कैसे रोज़ी का जो एम्पावरमेंट हुआ कि उसकी पर्सनल ग्रोथ, आर्टिस्टिक ग्रोथ जो हुई थी, उसके बारे में जब हमने बात की थी तो वो फेमिनिस्ट क्रिटिज्म था। जब हमने राजू के करेक्टर को एनालाइज किया था उसकी ईगो से, उसकी सुपर ईगो से, डिज़ायर से, वेल्थ और प्लेजर की, सोशल स्टेटस की, तो वो सब आता है साइको एनालिटिकल क्रिटिज्म में। उसके अलावा साइको एनालिटिकल क्रिटिज्म में ने ये भी जाना था कि जो राजू है उसके अंदर कुछ सब कॉन्शियस डिज़ायर्स थे, कुछ ऐसी फीलिंग्स थी जो हिडन थी उसके दिमाग में। उसकी मदर और उसके फादर के साथ जो रिलेशनशिप्स थी उसकी, वो रोज़ी को कैसे इनिशियली कंट्रोल करना चाह रहा था, और फिर जो राजू ने फास्ट रखे थे जब तक उसकी डेथ ना हो जाए, वो दिखाता है उसके गिल्ट को कि जो पास में उसने मिस्टेक की थी तो वो अपने आप को खुद को सज़ा देना चाह रहा था। तो उसने फैसला किया कि वो स्पिरिचुअलिटी के हाथ पे चलेगा ताकि शायद उसकी गलतियां माफ़ हो जाएं, वो लोगों के लिए कुछ तो अच्छा कर ले अपनी ज़िंदगी में। ये सब हिस्सा था साइको एनालिटिकल क्रिटिज्म का। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।